हमारी मूल रूप से डिमांड जो होनी चाहिए अपने प्रत्याशी से, मैं कहता हूं जनता को जाकर शपथ पत्र साइन कराने चाहिए प्रत्याशियों से कि क्या आप जीतने के बाद हॉस्पिटल बनवा पाएंगे, क्या आप जीतने के बाद में शिक्षण संस्थान बनवा पाएंगे, क्या आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे, क्या आप लोगों के लिए घर दे पाएंगे। नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं सार्थक चतुर्वेदी जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अधिवक्ता हैं और साथ में वो एक अच्छी राजनीतिक समझ भी रखते हैं और उनकी राजनीति में एक कह सकते हैं कि रुचि, बहुत रुझान उनका बहुत अच्छा है और उसमें वो खासी पैनी नज़र रखते हैं यहाँ की क्या चल रहा है यूपी के अंदर और चुनावों को लेकर, और उनसे जानेंगे कि क्या इस समय की परिप्रेक्ष्य में वो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आकलन कर रहे हैं कि क्या आगे आने वाले समय में परिवर्तन होने की संभावना है या फिर सरकार अब किसकी बनने जा रही है। एक अधिवक्ता के तौर पर उनके विचार जानेंगे। सार्थक जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ डेली डोज का। जी नमस्कार। सार्थक जी, क्या देख रहे हैं आप कि यूपी का इस समय जो चुनाव की अब शुरू हो चुके हैं और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी, तो आप पहली नज़र में क्या देख रहे हैं कि क्या होता हुआ देख रहे हैं आप परिवर्तन? देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है चुनावों की और आप देख रहे हैं, उसके तौर पर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई वैसे बहुत बड़े लेवल पर कोई परिवर्तन होगा। पिछले 5 वर्षों में अगर आप प्रशासनिक चीज़ों को देखें, अगर आप शासन को देखें या जितने भी चीज़ें जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। आज से 5 साल पहले इस तरीके की व्यवस्थाएं थीं कि लोगों को आम नॉर्मली रूप से अपहरण हो जाते थे, एक्सप्रेसवे पे जो लोग चलते थे उनके संग में लूटपाट हो जाया करती थी। आज उन सब चीज़ों पर अंकुश लगा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें चाहे एक आम जनमानस हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवतियाँ हों, चाहे आज का जो युवा है वो सब लोग एक बार पुनः बीजेपी की सरकार बनाने के लिए इच्छुक हैं। जैसा कि हमने बताया, सुरक्षा को लेकर जो आपकी नज़र में आया, सामने चीज़ें आपने रखी हैं उनको, इसी से जोड़ते हुए सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो यूपी में इस समय जो चुनावी माहौल में जो नेताओं के द्वारा कह सकते हैं ना कि जो पहले पार्टी में इनकमिंग होती है फिर उनका इस तरीके से जाना, इन चीज़ों को क्या देखते हैं कि समाज के ऊपर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ सकता है और ये क्या राजनीति में ये किस तरीके से मान्य हो सकती हैं? हालांकि हो रही हैं, लेकिन क्या इनको अगर हम ये सही मानते हुए अगर चलें तो क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है इन चीज़ों का? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी तब तक अखिलेश यादव जी बड़े मौजूद रूप से अपने वक्तव्यों को और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वक्तव्यों को रख रहे थे। जब से ये कुछ ज्वाइनिंग हुई है वो कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि सबको अपनी अपनी सीटें, अपनी अपनी भागीदारी चाहिए। अब उन्होंने ले तो लिए हैं, लेकिन उनको भागीदारी देना, उन सभी को अपनी सीटें देना, कोई 30 सीट मांग रहा है, कोई 40 सीट मांग रहा है, कोई 50 सीट मांग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उनको बैलेंस करके रखना, इतने सारे लोगों को एक साथ लेना तो आसान है, लेकिन उनको बांध के रखना, उनको बैलेंस करके रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। वही आप ये देखिए कि आज से 5 साल पहले जब यही लोग जब भाजपा में आए थे तो भाजपा ने किसी तरीके से इन लोगों को बैलेंस करके रखा, इन लोगों को बांध के रखा, और जो राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं उनके तहत जब लोगों को लाभ मिला तो उसमें गरीब सभी हर तबके के लोगों को लाभ मिला। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कोई फिक्स आदमी को ही लाभ मिला है या किसी एक फिक्स कोई भी आपकी जो जाति है उसको लाभ मिला है, सभी को लाभ मिला है। तो उसमें जो लाभार्थी हैं वो अब सीधे तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग इधर से उधर जा भी रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, मेरा सवाल इसमें ये था सार्थक जी कि इसका जो एक प्रभाव समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इस दल बदल की राजनीति से, क्या ये जो चलता आ रहा है काफ़ी समय से, क्या इसको अब ठीक होना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए इन चीज़ों को? देखिए, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो ये कुछ इसमें त्रुटियां हैं, कानूनी त्रुटियां हैं जिनको लेकर हम लोगों को पुनः विचार करना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व ही ऐसा माना जा रहा था कि जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं वो IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट और संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए लोगों से प्रस्ताव मांग रहे हैं।
तो मुझे लगता है हाँ, ये एक बहुत सामाजिक त्रुटि है। जब आप एक दल से जीत जाते हैं और उसको जीतने के बाद में आप दूसरे दल में छलांग लगा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो धोखा भी है, जो जनता है उसके संग में भी धोखा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप एक रीति नीति के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्ष में ना होकर आप पक्ष में चले जाएं जीतने के बाद में, ये भी गलत है। सार्थक जी, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान के अधिवक्ता हैं, और इसी में एक और सवाल जोड़ देता हूं मैं। जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है, आप शायद अच्छा बता पाएंगे इस विषय पे, जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति मुखिया के तौर पर चुन लिया जाता है, तो वो मुखिया सिर्फ पार्टी का ही रहता है या वो एक संविधान की शपथ लेने के बाद वो सर्वमान्य होता है और सबके लिए होता है? देखिए, जो हमारा संविधान है उसके तहत हमारे जो नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, जब वो संविधान के तहत शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद वो सबके नेता हो जाते हैं। वो किसी पार्टी के नेता नहीं होते। वो अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, सभी जाति विशेष के प्रधानमंत्री हैं, सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री के ऊपर भी आक्षेप करने लग जाएं, उनके ऊपर भी आरोप लगाने लग जाएं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो उसमें भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम किसी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। सार्थक जी, आपने बहुत सही बात बोली कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर ऐसे मैं प्रधानमंत्री पद को ही इंगित नहीं करूंगा, मैं किसी भी सरकार, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, तो क्या आप इसको कानून संविधान की नज़र से सही मानते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद वो केवल अपनी पार्टी का प्रचार करें? क्या ये ठीक रहता है? देखिए, इसको लेकर ना एक जजमेंट हुआ है, केशवानंद भारती केस, एक अगर आप जानते हो तो एक बहुत ही प्यारा एक जजमेंट हुआ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजेस की एक पीठ ने इस पर एक जजमेंट दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है और एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें इन सब चीज़ों को बड़ा क्लियर किया गया है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल रूप से अपना शपथ लेने के बाद में एक किसी अपने संवैधानिक पद पर आप उसको रहते हुए उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये भी गलत है, और उसके खिलाफ भी प्रक्रिया हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया हैं। और ऐसा पिछले मैंने देखा कि पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है इस तरीके की कार्रवाई करने की, और काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविस्ट हुए हैं जिन लोगों ने किया है। तो उन सब चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मुझे लगता है जो आम जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने अधिकार को जानना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई पार्टी का कोई मुखिया जब वो संवैधानिक रूप से शपथ ले लेता है उसके बाद वो गलत करता है तो उसके ऊपर वो उंगली भी उठा सकते हैं। आपने बहुत ही तथ्यपूर्ण बात रखी और आपने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। फिलहाल मैं आ जाता हूँ अब थोड़ी मथुरा के ऊपर राजनीति के। आप भी मथुरा के मूल निवासी हैं। मथुरा को अभी कोविड का समय होकर चुका है। कोविड में हमने 2 साल किस तरीके गुजारे सब लोगों ने देखा हुआ है, और आप एक कह सकते हैं ना कि मेडिकल फैमिली से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपको लगता है कि विकास का सही अर्थ केवल कुछ शिलापट्टिकाएँ लगाने या सड़कें बनाने से ही समाज के लिए हितकर और पूर्ण हो जाता है, या हॉस्पिटल जैसी मूलभूत सुविधा मथुरा के अंदर सरकार के द्वारा कोई पिछले 5 साल में ऐसी व्यवस्थाएं कराई गई हैं कि जिससे कहा जा सके कि नहीं, मथुरा हमारा मेडिकल में अब मजबूत हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को भी कुछ इस चीज़ को लेकर जागरूक होना चाहिए। आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी हम 2022 में हैं और चुनाव जो होते हैं वो जातिगत आंकड़ों पर ज़्यादा होते हैं। कौन सी जाति है, किस जाति का विशेष का व्यक्ति जो है वो उस विधानसभा में है, उसी को टिकट दिया जाता है। इन सब चीज़ों को अब हम लोगों को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी मूल रूप से डिमांड जो होनी चाहिए अपने प्रत्याशी से, मैं कहता हूँ जनता को जाकर शपथ पत्र साइन कराने चाहिए लोगों से, प्रत्याशियों से, कि क्या आप जीतने के बाद हॉस्पिटल बनवा पाएंगे, क्या आप जीतने के बाद में शिक्षण संस्थान बनवा पाएंगे, क्या आप लोगों को रोज़गार दे पाएंगे, क्या आप लोगों के लिए घर दे पाएंगे। इन व्यवस्थाओं के ऊपर अगर चुनाव होने लग जाए और इन व्यवस्थाओं के ऊपर अगर लोग वोट देने लग जाएं तो मुझे लगता है बहुत जल्दी बदलाव हो जाएगा।
सार्थक जी, मैं आपसे बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपने बहुत सूक्ष्म में ही सारी मुद्दे की बातें बता दी, खासतौर पे चुनावों से रिलेटेड। आपने दो बातें जो रखी और प्रखर तरीके से रखी कि जनता को जागरूक होना चाहिए, खासतौर से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, मेडिकल व्यवस्था हो या कॉलेज और अपनी शिक्षा की व्यवस्था हो, क्योंकि ये अति आवश्यक आने वाले समय, क्योंकि हम लोग जिस तरीके देखते हैं दूसरे शहरों में, बड़े शहर या मेट्रो जो सिटी होते हैं, वहाँ ये जात पात और इस तरीके से वोटिंग नहीं होती है। वहाँ पर प्रचार जनता यही देख के देती है कि हमें सुविधाएँ कैसी मिल रही हैं। आपने जिस तरीके प्रखर तरीके से बातें रखी हैं उसके लिए मैं आपको भी साधुवाद देता हूं अपनी तरफ से, एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी। और फिर से हम आपसे ज़रूर आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। ये थे हमारे साथ सार्थक चतुर्वेदी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इन्होंने यही बात अपनी ओर से कहने का प्रयास किया है। जनता को सोचना चाहिए कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो कितने जागरूक हैं, या अभी भी वो पिछले 2 साल से कुछ सबक ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।